हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? तो कल हम लोगों ने अपना इंडियन हिस्ट्री वाला सेशन लिया था, जिसमें आपको ये भी बताया था कि भाई आज जो है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का सेशन। ये हमारा वैसे तो सेकंड सेशन है, क्योंकि दूसरा टेस्ट होगा तो उसी का पार्ट है ये। पहला जो सेशन था वो इंडियन हिस्ट्री का है, एंड आई होप कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा, क्योंकि जो हमारा इससे पहला जो फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो हमारा राजस्थान हिस्ट्री का हुआ, और उसका वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर है, आप लोगों ने देख लिया होगा। जो लोग एनरोल हैं उनको तो लिंक शेयर कर दिया था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सेशन है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड है, ट्रेंड क्या रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिलेबस क्या है, प्लस में हम लोगों को पढ़ना कहां से है, मतलब सोर्सेज की अगर बात करें तो ये हम लोग सेशंस में डिस्कस करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप सीधा मैसेज या कॉल कर सकते हो। आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए कि हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट में या सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो आप देखोगे 4 टॉपिक है हमारे इसमें, ठीक है, बट उसमें सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे रेनेसा और रिफॉर्मेशन दे रखा है, ओके, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। 3 पार्ट तो इसी में हो गया, अलग अलग, तीनों इंपॉर्टेंट है। इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स, ये 4 टॉपिक है और इनके अंदर सब टॉपिक्स। इस बार का अगर मेंस देखें, अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे भी, किस तरीके से इवोल्व हुआ है ये पेपर अगर बात करें तो आपने एक चीज नोट की होगी, पहले क्या होता था, जब 2021 की बात कर लें, 18 की बात करें, 16 की, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे कि सीधा सीधा क्या बोलेगा कि आपको बोल दिया कि भाई रेनेसा क्या होता है, ठीक है, आपसे एक टॉपिक है, उस टॉपिक के सिंपल क्या कर दिया कि आपसे डेफिनेशन पूछ ली। तो आप क्या करते थे अभी तक, सिंपली कि भाई ये वर्ड मेंशन है, इसकी डेफिनेशन याद कर ली, इसकी डेफिनेशन याद कर ली। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है तो इसके क्या इंपैक्ट थे, क्या कॉजेज हैं, स्टार्ट क्यों हुआ, क्या रीजन रहे होंगे, ये याद कर लिए। यही चल रहा था अभी तक का खेल जो था। या फिर इंपेरियलिज्म की डेफिनेशन याद कर ली और इन वर्ल्ड वॉर के इंपैक्ट सिर्फ इंपैक्ट याद करते थे। ये था अभी तक, यही चल। इस बार का जब पेपर आया तो उसने सारा खेल बदल दिया। देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग भी जाए। पहले यही देखते हैं कि यूरोपियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फाइनली गिव राइज टू न्यू इंपीरियलिज्म। एक तो यही डाउट खड़ा हो गया कि भाई न्यू इंपीरियलिज्म क्या होता है, सिलेबस में तो है ही नहीं, इंपीरियलिज्म दे रखा है। लेकिन इंपीरियलिज्म जो था वो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक था। लेकिन यह इस बार क्या खेल हो गया कि 2 टॉपिक्स को वो क्या कर रहा है, कंबाइन कर दे रहा है, ओवरलैप कर दे रहा है। इसका मतलब अब जब आप पढ़ोगे तब आप देखोगे कि 2 टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। इधर आ जाओ, हाउ डिड द 2 वर्ल्ड वॉर्स एनहांस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ यूरोपियन वुमेन। कि वर्ल्ड वॉर का किस तरीके से इंपैक्ट रहा है यूरोपियन वुमेन पे, और किस किस सेक्शन में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में। आप सोचो कितना डीप। पहले तो वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट फिर किस पे, विमेन पे, और कौन सा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उसका देखो। मतलब इतने सेगमेंट्स ओपन कर दिए आपके लिए। आप सिंपली डायरेक्ट डायरेक्ट जो चीजें हैं वो नहीं कर सकते, आपके अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। एक्सप्लेन यूनिवर्सल प्रीस्टहुड, अभी तक क्या हो रहा था कि सीधी कोई डेफिनेशन पूछ लिया, अब ये कहां से आ गई ये डेफिनेशन। तो जब आप टॉपिक्स पढ़ रहे होगे, जब किताबें पढ़ रहे होगे, अच्छे अच्छे चीजें देखते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ यार यहां से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। और अभी ये इस बार का गेम है, अगली बार हो सकता है और इवोल्व हो जाए। ये साफ साफ इंडिकेशन है कि हमारा जो पेपर है वो यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन हो, और यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन हो रहा है तो हमें, हमारे लिए बुक्स का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हमारे लिए एग्जाम्पल्स, हमारे आंसर राइटिंग, या फिर कि हम कितने पेपर या टेस्ट सीरीज जो है वो लिख के जाते हैं, हम खुद को कितना इंप्रूव करते हैं। खाली पढ़ने से भी नहीं होगा कि हमने पढ़ लिया, लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो पेन नहीं चलेगा। अगर आपने पहले आंसर्स लिखे हुए हैं
जैसे हम लोगों ने क्यूबिट में 100 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया था, तो स्टूडेंट्स ने इतने आंसर्स लिख लिए थे कि वो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा वो रेडी थे उस चीज के लिए। ये आपको भी मेहनत या हार्डवर्क करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखें इस तरीके के इस बार क्वेश्चन आए वर्ल्ड हिस्ट्री में। पहले अगर देखें तो पहले भी क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते थे कि डिस्कस दी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड पूछ लिया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। ओके, एनलाइटनमेंट एज क्या थी, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है रेनेसां मूवमेंट के लिए, वर्ल्ड वॉर 2 का इंपैक्ट क्या होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। इस तरीके के क्वेश्चन आते थे। या फिर कि भाई ये जो पेंटिंग है लास्ट सपर, जो पेंटिंग आरबीएससी में मेंशन भी है ये, ठीक है, तो ये सिंपल जो कुछ थे फैक्चुअल क्वेश्चन। या फिर यूरोपियन एनलाइटनमेंट है उसको डिफाइन करो, व्हाइट्समैन बर्डन क्या होता है उसको डिफाइन करो। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा इवॉल्व हो गया, अब उसका नेचर चेंज हो गया। इसके लिए आपको क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं एक बार उसकी बात। साफ साफ अपनी जो आरबीएससी की 11वीं क्लास की किताब है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में, क्लियर कर देता हूं पहले ही, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले आके ये बात बोलते हैं कि सर हमारे पास तो मटेरियल है ही। ठीक है, तो ये और ये देखो, ये उसका इंडेक्स है जो मैंने लिया है, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तीनों सिलेबस में है हमारे, पूरा चैप्टर दे रखा है। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द वर्ल्ड नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन भी नहीं है, वर्ल्ड वॉर बिटवीन 1995 और वर्ल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये चारों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर पाओगे जब आप इन चैप्टर्स के, और ये आरबीएससी में दे रखे हैं, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, इनको ज्यादा समय लगेगा भी नहीं। ओके, सीधे सीधे पॉइंट्स इनके मेंशन हैं। ओके, ये देखो, इवन जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाली जो किताब है, हमारा जो इंडियन वाला पार्ट था उसमें फिलोसफीज और डिफरेंट रिलीजन्स थे ना टॉपिक में, तो यहां से भी कवर कर सकते हो आप। ओके, बाकी तो ये सारी चीजें, फ्रांस रेवोल्यूशन भी दे रखा है और अमेरिकन रेवोल्यूशन भी दे रखा है। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वाले चैप्टर से कवर हो जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ से हो जाएगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर और इनका जो इंपैक्ट है वो यहाँ से कवर कर सकते हो आप। ठीक है, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन ये आपका। इसके बाद भी आपको लगा कि नहीं मेरा पेट नहीं भर रहा भाई, मेरे को तो और चीजें देखनी है, और बताओ, कोई बात नहीं, बता देते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी आती थी एक, ठीक है, उसका पीडीएफ हम लोगों ने अपना जो बुक सेक्शन है, ओके, जो हमारी तेज सिविल सेटटेक ऐप है उसके बुक सेक्शन में अपलोड कर रखा है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर्स, मतलब ये वाली बुक से आप चीजें कवर कर सकते हो। मैंने आपको चैप्टर्स भी बता दिए। ये है देखो वो बुक, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, अर्जुन देव की बुक थी, एनसीईआरटी की, पहले आती थी ये किताब, अब नहीं आती है। ओके, इसमें आप देखोगे इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, ये चैप्टर साफ साफ दे रखा है, तो यहां से भी आप अपना चैप्टर कवर कर सकते हो। वर्ल्ड वॉर के बारे में दे रखा है। ओके, फिर ये इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट भी है, ये भी कुछ चीजें आप यहां से देख सकते हो इंडियन हिस्ट्री के लिए। ये बुक बहुत बढ़िया है, आपके पास टाइम है तो आप जाके पढ़ सकते हो। इंपीरियलिज्म वाला जो क्वेश्चन था वो यहीं से क्वेश्चन क्लियर हो। ओके, तो ये हम लोगों ने सोर्सेज देख लिए, सारी चीजें देख ली, मेरे ख्याल से अब आपको डाउट नहीं होगा। एनआईओएस के बारे में थोड़ा बता देता हूं। आप है ना, कोई भी चैप्टर अपने सिलेबस का, आपके सिलेबस में कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को सीधा गूगल करो और उसके सामने एनआईओएस देखो, सीधे सीधे मिलेंगे। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, हमारे सिलेबस में था ना, मेंशन था ना वहां पे। इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, ये भी सिलेबस में था। रिलीजन एंड फिलोसफी इन एंशिएंट इंडिया, इंडियन लैंग्वेजेस, दूसरा भी 2 पार्ट दे रखे हैं इसके। रिलीजियस एंड सोशल अवेकनिंग इन कॉलोनियल इंडिया, सोशल चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया, रेनेसा, रिलीजन एंड फिलोसफी इन मेडिवल इंडिया, सीधे सीधे चैप्टर दे रखे हैं। आप इसमें जाके देखोगे तो रेनेसा और रिफॉर्मेशन, उसका क्या इंपैक्ट है वो सारे क्लियर है। तो एनआईओएस की बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट फॉर्मेट में आपको मटेरियल मिल जाएगा। मतलब ना ये मटेरियल वाली ना कि हमारे पास तो मैटर नहीं है कि हमें बुक्स नहीं पता कहां पे, सब कुछ है, बस बात ये है कि हम लोग खोजते नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट होता है कि बुक्स नहीं पढ़नी, ये बहुत गलत चीज है। ओके, आप लोग इस चीज से थोड़ा सा बचें, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बुक्स जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। इस तरीके के क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए थे वो क्वेश्चन बिना बुक पढ़े हुए डील नहीं हो। और दूसरी चीज हम लोगों ने देख लिया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, हमें जितने ज्यादा आंसर हो सके वो लिखने। और अभी से आपका शेड्यूल नहीं बन रहा होगा, हमें ये बात भी पता है,
कि आपका शेड्यूल नहीं बन रहा होगा। अगर आपको शेड्यूल बनाना है तो सिंपली हमारा जो क्यूबिट प्रोग्राम है मेंस का क्यूबिट है भाई, ज्यादा सिलेबस नहीं होता, आपको एक दिन सिलेबस दे दिया जाता है, उससे अगले दिन उसी के ऊपर 6 क्वेश्चन आप लोगों को मेंस के लिखने के लिए दे देते हैं। 180 दिन तक प्रोग्राम चलेगा ये। और फिर इसी का मतलब जो सब्जेक्ट मान लेते हैं कि अभी इंडियन हिस्ट्री आप लोग कवर करोगे, तो इंडियन हिस्ट्री आप लोगों ने लिख लिया, एक दिन छोड़ के एक दिन 6 क्वेश्चन लिख लिए, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। और फिर एंड में 14 डेज के बाद आप इसका कंप्लीट पेपर मेंस का जाके लिख लो, जो प्रॉपर इवेल्युएट होता है आपका। ठीक है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। और ये इसका प्राइस तो यार सिंपली कितना है, 999 रुपए। ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन मोड में नहीं है। ठीक है, तो अगर इसी आपको आंसर राइटिंग करनी है और कॉन्टिन्यूअस आपको एक शेड्यूल को फॉलो करना है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को अगर शेड्यूल मिल जाए तो मैं चीजें कर सकता हूं, तो आप जाइए, प्रॉपर इसका शेड्यूल है। नेक्स्ट मंडे से क्या है, इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा अब। ओके, तो उसके क्वेश्चंस आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।